न्यूरल नेटवर्क्स को हम स्टडी कर रहे हैं। तो न्यूरल नेटवर्क्स में हमारे पास इसके बैकग्राउंड में ये चीज़ आती है कि 1980s और अर्ली 90s में जो न्यूरल नेटवर्क है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। और पॉपुलर होने की वजह ये थी कि हमारे पास जब जब से ट्यूरिंग टेस्ट अनाउंस हुआ है और क्रिस्टोफर नाम की एक मशीन बनी थी, उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो गया। लेकिन लेट 90s में इसकी पॉपुलैरिटी डाउन हो गई। उसकी वजह ये थी कि जब कभी भी आप इतने कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम्स को आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपको जो मशीन चाहिए होती है वो मशीन भी आपको बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी उसमें चाहिए होती है, कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जब हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक्स अवेलेबल हो गई और डिफरेंट मशीन्स अवेलेबल हो गई तो उससे हमारी न्यूरल नेटवर्क की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो गया। 1992 के एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ देखी गई कि ब्रेन ने रिस्पांस देना शुरू किया। फॉर एग्जांपल कि ब्रेन के एक एरिया को, जिसको हम ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहते हैं, उस एरिया को ऑडिटरी स्ट्रीम की जगह पर विजुअल स्ट्रीम्स जब भेजी गई तो उस एरिया ने काम करना शुरू कर दिया। यानी कि एक ऐसे इंसान ने जो देख नहीं सकता था उसने देखना शुरू कर दिया। देन हमारे पास एक और एक्सपेरिमेंट हुआ 1989 में और 1992 में, जहां पर सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है जिसको हम टच के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस एरिया से काम लेना शुरू किया, अगेन विजुअल परसेप्शन का। और दोबारा इसको विजुअल स्ट्रीम जब भेजी तो इसने प्रोसेस कर दिया। अब ये दोनों एरियाज ऐसे हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन हुए हुए हैं। पहले केस में ऑडिटरी कॉर्टेक्स हेयरिंग के लिए और यहाँ पर हमारे पास सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स फॉर टच। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी कि जो ब्रेन है उसके अंदर एडेप्टिव नेचर है, वो डिफरेंट एरियाज के अंदर जो कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम है वो सेम पाए जाते हैं। तो इसी के ऊपर एक स्टडी है, न्यूमेंटा एक ग्रुप है। न्यूमेंटा ग्रुप को अगर आप स्टडी करेंगे और इसके वाइट पेपर को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ ये लिखी हुई है कि न्यू कॉर्टेक्स जो हमारे कॉर्टिकल रीजन है, ये 70% ऑफ द ब्रेन जो सा है वो न्यू कॉर्टेक्स पे बेस करता है। इट मीन्स जो 70% ऑफ द ब्रेन है उसके अंदर सेम लर्निंग प्रिंसिपल है, जिसके एविडेंसेस हमें इन दो हिस्सों में मिले। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स थे जिसने इसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा कर दी। देन हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसके अंदर टंग को इलेक्ट्रोड्स जो उनसे हैं वो दिए गए, सिग्नल्स दिए गए और टंग के जरिए विजुअल परसेप्शन जो उनसी है वो अचीव की गई। यानी कि एक ऐसे इंसान ने जो देख नहीं सकता था उसने देखना शुरू कर दिया और ये प्रोजेक्ट था ब्रेन पोर्ट के नाम से। देन हमने ह्यूमन इकोलोकेशन के लिए सोनार, यानी कि जब आप कोई आवाज़ निकालते हैं, आवाज़ के ज़रिए ये असेस करना कि एक ऑब्जेक्ट आपसे कितना दूर है और उसका साइज़ क्या है, इसके एक्सपेरिमेंट्स भी देखे। देन इम्प्लांटिंग अ थर्ड आई इन अ टॉड, कि एक मेंढक के अंदर तीसरी आंख जब इम्प्लांट की गई तो उसने देखना शुरू कर दिया। देन हमने हैप्टिक बेल्ट की भी वीडियो देखी, जिसके अंदर हैप्टिक बेल्ट के ज़रिए एक ह्यूमन जो डायरेक्शन है उसको सेंस कर सकता है और डायरेक्शन को फॉलो भी कर सकता है। फिर हमने आगे जाके देखा कि जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन है उसके कौन कौन से हिस्से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी कि एक्सॉन जो सा है वो हमारे पास आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे पास इसके सेल बॉडी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन परफॉर्म होती है, इसको हम सिग्मा भी कहते हैं। देन हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल है। एक्सॉन टर्मिनल में एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि इस न्यूरॉन की जो आउटपुट है वो किसी और डेंड्राइट के साथ कनेक्ट होगी और उसकी वो क्या बन जाएगी, इनपुट बन जाएगी। तो हमारे पास डेंड्रॉइड्स अवेलेबल हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इनपुट। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस मैकेनिज्म को लिया और इसको कंप्यूटेशनली ट्रांसफॉर्म किया। जब कंप्यूटेशनली ट्रांसफॉर्म किया तो हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिदम्स बने। तो यहाँ पर अगर आप ये देखें, आपको एक न्यूरॉन में सिग्नल जाता हुआ नजर आ रहा है और वो सिग्नल आगे डिस्पर्स हो रहा है और वेरियस न्यूरॉन्स कभी एक्टिव होते हैं कभी डीएक्टिव होते हैं। इसका मतलब कभी उनकी जो सिग्नल्स हैं उनका एम्पलीट्यूड हाई होके जाता है, पिच हाई होके जाती है और कभी वो डिक्रीज होके जाती है। तो इस तरह यहाँ पर डिफरेंट पल्सेस जो सी हैं वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। मैं बात कर रहा था आपके साथ कंप्यूटेशनल न्यूरॉन की। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ स्टडी की
कि हमारे पास डेंड्रॉइड की सूरत में यहाँ पे इनपुट वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं, और इस एग्जांपल में हमारे पास x1 है, x2 है, x3 है। देन हमारे पास जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होता है तो एक साइनैप बनता है, या साइनेप्टिक कनेक्शन हम जिसको कहते हैं। साइनैप यानी कि साइनेप्टिक कनेक्शन में हमारे पास एक्चुअली उसके वेट्स जो उनसे हैं वो सेव हुए होते हैं। जिस तरह यहाँ पर Q1 है, θ1 है, θ2 है, θ3 है। बाज़ बुक्स में आपको ये W1, W2, W3 एंड W4 भी नज़र आ रहे होंगे। होता ये है कि आपकी इनपुट तो चेंज नहीं होती, लेकिन आपका सिनेप्टिक कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है जिसकी बेसिस पे प्रेडिक्शंस हो रही होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइपोथेसिस बनता है, इसको हमने ये कहा कि हमारा एक्सॉन है, जो इनपुट्स हैं ये हमारे डेंड्रॉइड्स हैं, और जहाँ पर ये सारे के सारे इकट्ठे होते हैं, सम होते हैं, इसको हमने ये कहा कि ये हमारी सेल बॉडी है। फर्दर इसको एवेलुएट करने के लिए दो एक्टिवेशन फंक्शंस हमने स्टडी किए। पहला जो एक्टिवेशन फंक्शन था दैट वाज द लीनियर फंक्शन, द सेकंड वन वाज लॉजिस्टिक फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन में हमारे पास किस तरह की फॉर्मुलेशन है ये भी हम स्टडी करते हैं, लॉजिस्टिक फंक्शन को स्टडी करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ जाएं तो उन लेयर्स का क्या क्या मकसद होता है, वो किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। हमारे पास जो सबसे इनिशियल लेयर होती है इसको हम इनपुट लेयर कहते हैं, और जो सबसे लास्ट लेयर होती है ये हमारे पास आउटपुट लेयर कहलाती है। दरमियान में हमारे पास एक लेयर हो या एक से ज़्यादा लेयर्स हों, ये तमाम की तमाम हमारी हिडन लेयर्स कहलाती हैं, और जो आपकी लर्निंग परफॉर्म होती है वो हिडन लेयर में परफॉर्म होती है। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ ये कि अगर लर्निंग आपने इंक्रीज करनी है तो इसका मतलब ये है कि आपको हिडन लेयर्स में न्यूरॉन्स का इजाफा करना पड़ेगा। जब न्यूरॉन्स का इजाफा करना पड़ेगा तो उसका मतलब ये है कि आपकी कंप्यूटेशनल पावर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए और लर्निंग बहुत स्लो होगी। देन दूसरी ऑप्शन ये है कि आपके पास जो सा है हिडन लेयर के अंदर आप न्यूरॉन्स कम रखें। न्यूरॉन्स कम रखने से ये चीज़ होगी कि आपके पास जो लर्निंग है वो फास्ट हो जाएगी, लेकिन उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि लर्निंग उसकी बेहतर नहीं रहेगी। वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर एरर रेट बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। देन मैंने अभी बात की थी लीनियर फंक्शन की और सिग्मॉइड फंक्शन की। लीनियर फंक्शन को भी हम स्टडी करते हैं और सिग्मॉइड को स्टडी करते हैं कि किन केसेस में हम लीनियर फंक्शन को ऑप्ट करते हैं और किन केसेस में हम सिग्मॉइड फंक्शन की तरफ जाते हैं। ये मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे पास 7 डिफरेंट फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं वो यही दो हैं, एक लीनियर फंक्शन कहलाता है और एक सिग्मॉइड फंक्शन कहलाता है। लीनियर फंक्शन में हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो बनती है दो जो वेरिएबल्स हैं उनको यूज़ करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स कौन से आ रहे हैं, एक हमारे पास थीटा आ रहा है जिसको हमने वेट कहा था, और एक हमारे पास जो सा है इनपुट आ रही है x1, x2, x3 एंड अप टू xm की सूरत में। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, जो आपके पास कंप्यूटेशनल इक्वेशन आती है जिसको आप कंप्यूट करते हैं वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से बनती है। अब ये दोनों एक्चुअली होते हैं वेक्टर्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें एक x का वेक्टर नज़र आ रहा है और इधर अगर हम देखें तो हमें थीटा का वेक्टर नज़र आ रहा है। तो जो आपने क्या किया, आपने दोनों वेक्टर्स में से एक वेक्टर का ट्रांसपोज लिया और दूसरे के साथ उसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी दैट वाज θ1 x1 प्लस θ2 x2 प्लस θ3 x3 एंड अप टू θm xm। तो अगर हमारे पास प्रॉब्लम इस नेचर की है कि आप उसको सिंगल लाइन से या नेगेटिव, ये हमारे पास इस वक्त जो फंक्शन आ रहा है ये नेगेटिव फंक्शन है, और अगर हम इस फंक्शन की बात करें कि इस तरह की लाइन एक बन रही है दैट इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन। तो अगर ये हमारे पास केस 1 हो या केस 2 हो, इन दोनों केसेस में अगर हमारे पास इनपुट और आउटपुट को आप एक लाइन से सेपरेट कर पाएं और उनमें कोई ना कोई रिलेशनशिप पाया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम लीनियर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स से कि हमारे पास जो फंक्शन बना है, हमने जब अपनी वैल्यूज को प्लॉट किया है, प्लॉट करने के बाद जो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं वो एक कर्व की सूरत में डिफ्रेंशिएट हो रही हैं, नॉट बाय अ लाइन बट अ कर्व। तो अगर मेरे पास लेट्स से कि पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ पे मौजूद हैं, नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको बेस्ड ऑन देयर इट्स कर्व और इसकी इक्वेशन के बेसिस के ऊपर मैं इन दोनों को क्या कहूँगा कि अगर इस एरिया में कोई वैल्यू आती है पॉजिटिव के एरिया में तो आपने उसको क्या नाम दे देना, पॉजिटिव, और नेगेटिव की एरिया में जो वैल्यू आ जाती है उन तमाम वैल्यूज़ को, चाहे वो किसी भी एरिया में पाई जा रही हैं, उनको आप क्या कहेंगे, नेगेटिव।
इन अदर वर्ड्स मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि इस जगह पे आने वाली कोई भी वैल्यू को आप 1 से रिप्लेस कर देंगे और इस जगह पे आने वाली को 0 से रिप्लेस कर देंगे। अगर इस तरह की कर्व बन रही है तो इसका मतलब ये है कि अब हमें लॉजिस्टिक फंक्शन इस्तेमाल करना है। लॉजिस्टिक फंक्शन में क्या चीज है कि आपके पास थीटा टी ऑफ एक्स, सिर्फ इसका इस्तेमाल हमने किया था तो हमारे पास लीनियर फंक्शन बना था। लेकिन अगर आप थीटा टी ऑफ एक्स को हाइपोथेसिस में कुछ इस लिहाज से कर लेंगे कि 1/1 प्लस ई रेस टू पावर माइनस थीटा टी ऑफ एक्स बन जाए, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है दैट इज बेस्ड ऑन दिस कर्व। तो हम इस तरह इसकी जो इसका हाइपोथेसिस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे जाके हमने ये देखा कि आपके पास मल्टीपल लेयर्स हैं, उनको जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आप किस तरह कंप्यूटेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लेयर 2, ये मेरे पास लेयर 1 है और ये लेयर 2 है। लेयर 2 के न्यूरॉन्स को मैंने कंप्यूट करना है तो लेयर 1 के न्यूरॉन्स की जो वैल्यू है वो मुझे पता थी और इसी तरह थीटा की वैल्यू मुझे पता थी। तो आपने क्या किया, लेयर 1 के न्यूरॉन्स को लिया, यहाँ पे लेयर 1 की न्यूरॉन्स है x1 x2 x3, उसके साथ उसकी करस्पॉन्डिंग लाइन के ऊपर जो थीटा की वैल्यू थी आपने उनको उनके साथ मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो इस तरह हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई। अब x1 की वैल्यू में आप ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको 3 चीजें नजर आ रही हैं। ये 3 चीजें क्यों नजर आ रही हैं, इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो x1 लेयर 2 का है इसकी तरफ जो 3 लाइनें आ रही हैं उन 3 लाइनों के ऊपर जो थीटा की वैल्यू है वो यहाँ पर साथ नजर आ रही है, दैट इज थीटा 11, थीटा 21, थीटा 31। अब जो हमारी लाइन कनेक्टेड है x1 के साथ, उसके साथ जो थीटा अटैच है दैट इज थीटा 11। x2 के साथ जो लाइन अटैच है वहां पे थीटा 21 मौजूद है और x3 के साथ जो लाइन अटैच है वहां पे थीटा 31 मौजूद है। तो इन तमाम को जब हम कंप्यूट करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी सेकंड लेयर के x1 की। इसी तरह जब हम x2 को कंप्यूट कर रहे होंगे तो सेकंड लेयर के x2 के साथ जो भी x1 x2 x3 की वैल्यूज कनेक्टेड है उनको आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास थीटा 12 है जो कि x1 के साथ कनेक्टेड है, थीटा 22 है जो x2 के साथ कनेक्टेड है और थीटा 32 है जो x3 के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पर हम जो न्यूरॉन जिसको कंप्यूट कर रहे हैं वो सेकंड लेयर का x2 है। देन सेकंड लेयर के x3 को हमने कंप्यूट किया विद सिमिलर पैटर्न। इनको कंप्यूट करने के बाद अब आपके पास जो लास्ट स्टेट थी वो ये थी कि अब आपने हाइपोथेसिस निकालना था, क्योंकि इसके दरमियान कोई और लेयर पाई नहीं जा रही। इस काम के लिए आपने क्या किया, आपने यहाँ पर जो हाइपोथेसिस वाले नोड के साथ कनेक्टेड जो आपकी लेयर 2 के न्यूरॉन्स थे वहां पे जो थीटा की वैल्यूज थी उनको आपने कंप्यूट किया। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। तो यहाँ पे आपने जब इसको कंप्यूट किया फर्दर हाइपोथेसिस निकालने के लिए तो वहां पर वैल्यू आई थीटा 1 x1, थीटा 2 x2, थीटा 3 x3। अगर तो मेरे पास अब लीनियर फंक्शन है जिसको मैंने कंप्यूट करना है तो ये इक्वेशन कंप्लीट है। लेकिन अगर ये लीनियर फंक्शन नहीं है तो मेरे पास जो हाइपोथेसिस है वो ये नहीं होगा। हाइपोथेसिस मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा 1/1 प्लस ई रेस टू पावर माइनस थीटा टी ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि जो आपने इस तरह की इक्वेशन बनाई है इसके आने वाले आंसर को आप क्या करेंगे, ई की पावर में लेके चले जाएंगे, तो फिर आपके पास एक्चुअली एक्टिवेशन फंक्शन या हाइपोथेसिस आएगा। ये तो था हमारा सारा का सारा बैकग्राउंड जो हमने स्टडी किया। अब हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं जिसको हमने ये कहा था कि हमने नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कंप्यूट करनी है। तो यहाँ पे आपके साथ जो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं उनको मैं दोबारा कंप्यूट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंड गेट की बात करूँ तो एंड गेट में मेरे पास x1 है, x2 है और यहाँ पे जब आप इसको कंप्यूट करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज आती हैं 00, 11, 01, 01। अब एंड गेट के केस में हमारे पास x1 डॉट x2 जो आता है वो तमाम वैल्यूज क्या आती हैं, 0 आती हैं, सिवाय एक वैल्यू के जो लास्ट में। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको जो वैल्यूज हैं वो अवेलेबल हों। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क बना के उसको कंप्यूट करते हैं। जो हमारे पास नेटवर्क बनता है हम उसको देख लेते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द वैल्यू, लेट्स सी, यहाँ पे पहले मैं इसको प्लॉट कर दूं। प्लॉट करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आती है, लेट्स से इसको मैं कहता हूँ दिस इज +1,
अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिखूंगा वो कुछ इस तरह से होंगी कि पहले आपके पास x1 आएगा और फिर आपके पास x2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये मैंने एक्चुअली इसको बाय मिस्टेक गलत लिख दी है, तो हम क्या करते हैं, इसको ज़रा दोबारा कंप्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास दोनों वैल्यूज चूंकि 0 0 हैं, मैं इस हिस्से को लिखने लगा हूँ, तो यहाँ पे जो मेरे पास रिजल्ट आया वो नेगेटिव आया। और नेगेटिव को हमने क्या किया, एक क्रॉस लिखेंगे 0 की जगह पे और हम फिल्ड सर्कल बनाएंगे फॉर 1। तो यहाँ पे मेरे पास 0 आता है, यहाँ पे मेरे पास 0 आता है, यहाँ पे मेरे पास 0 आता है, और ये वाली वैल्यू जो सी है ये पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज 1 1, इधर जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज 1 0, ठीक है जी। और इस एरिया पे जो वैल्यू आएगी दैट इज 0 1, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 0 0 आएगी। इसका मतलब ये है कि आप इस हिस्से को अगर सेपरेट करना चाहें, यू कैन सेपरेट इट बाय ट्राइंगल लाइन। अब अगर हम इसको एक नेटवर्क में चेंज करना चाहें, हमें कितने न्यूरॉन्स रिक्वायर्ड है, हमें सिंगल न्यूरॉन रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ डिस्कशन करते हुए ये कहा था कि लेट मी कंप्लीट द टॉपिक। जब मैं कंप्लीट कर लूंगा तो फिर आपने क्वेश्चंस करने और मैं तमाम आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस आएगा वो किस तरह आएगा। अब θ1 और θ2 की वैल्यूज हम यहाँ पे ले रहे हैं। θ1 की वैल्यू हमारे पास है एंड देन वी हैव अ बाइस यूनिट दैट इज x0। तो यहाँ पे हमारा 22 यूनिट है -30, दिस इज 20 एंड दिस वन इज 20। तो मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे अगर मैं सेपरेट करके लिखूँ, θ0 इज इक्वल टू -30, θ1 इज इक्वल टू 20 एंड θ2 इज इक्वल टू 20। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट वुड बी -30 बिकॉज x0 इज इक्वल टू 1। जो 22 यूनिट है वो बाय डिफॉल्ट +1 के बराबर होता है, एंड मैं जो बाकी जो वैल्यूज हैं उनको लिखूं तो ये मेरे पास आ जाएगा +20 इंटू x1 प्लस 20 इंटू x2। और तब हमने इन तमाम वैल्यूज को कंप्यूट करके देखा था, तो हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू आती थी वो तभी आती थी जब दोनों वैल्यूज क्या आ जाए, 1 1 आ जाए। तो दोनों वैल्यूज 1 1 आती हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 20 + 20 -30, और हमारे पास जो आंसर है वो पॉजिटिव आ जाता था। तो हमने यहाँ पे जो कंप्यूटेशन रखी थी वो इस बेसिस पे रखी थी कि अगर हमारे पास वैल्यू 0 आती है या नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम उसको 0 डिक्लेयर करेंगे, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हम उसको 1 डिक्लेयर करेंगे। इस तरह हमने इस एंड गेट को कंप्यूट किया था। और नेक्स्ट हम फिर इस बात पे गए थे कि हमने जो और गेट है उसको किस तरह कंप्यूट करना। और गेट के केस में भी हमारे पास जो टेबल है इसी तरह का रहा था, लेकिन एक चेंज उसमें ये आई थी कि हमारे पास x1 प्लस x2 आया था। फॉर दैट वी हैव 0 1 0 1, और यहाँ पे 0 0 1 1, यहाँ पे 0, और बाकी तमाम इनपुट्स हमारी 1 थी। इस गेट को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ आपके साथ। जो न्यूरल नेटवर्क की सूरत में अब यहाँ पे ज़रा सा चेंज ये आया था कि हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई थी, और ये पॉजिटिव वैल्यू थी, दैट वाज x0, दैट वाज x1 x2। और अब जब हमने कंप्यूट किया था तो हमारे पास जो आउटपुट आ रही थी वो और गेट के लिहाज से आ रही थी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनी थी दैट वाज -10 + 20
x1 प्लस 20 x2। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो आपके पास जो आंसर है, अगर पॉजिटिव आता है देन इट इज 1 और अगर नेगेटिव आता है देन इट इज 0। अगली केस में हमने क्या किया, हमने एक्स नॉर को कंप्यूट किया और एक्स नॉर को कंप्यूट करने के लिए हमने एक बड़ी वैल्यू ले ली। अब यहाँ पे मैं एक्स नॉर की जो आउटपुट है उसको कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, वी हैव x1 x2 x1, तो इसको हम कहते हैं एक्स नॉर x2। सो इट वाज 0 0 1 1 0 1 0 1 और इस केस में जब दोनों वैल्यू सेम आए तो उसकी आउटपुट 1 होती है और बाकी 0 होती है, क्योंकि ये एक्स एक्सॉर का नेगेटिव है, उसका इन्वर्ट है। तो यहाँ पे अगर आपने इसको बनाना है तो एक प्रॉब्लम अगर करती है, प्रॉब्लम क्या करती है कि इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो इस पॉइंट पे आ रही है, यानी कि 0 0 अगर मौजूद है तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है एंड 1 1 मौजूद है तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, बाकी दोनों साइडों पे नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। इस केस में आपको 2 लाइंस चाहिए इसको सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने नंबर ऑफ गेट्स को बढ़ा दिया था। तो हमने एक्चुअली जो इम्प्लीमेंटेशन की थी दैट वाज x0 x1 x2। देन हमने ये कहा था कि हमारे पास कुछ और गेट्स भी अवेलेबल होंगे, a1 a2, इसके साथ ये तीनों कनेक्टेड होंगे और इसको भी आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास ये जो दो हैं इधर भी कनेक्ट हो गया है और इधर भी कनेक्ट हो गया और इसको भी आप इधर कनेक्ट कर लेंगे। देन यू हैव द a0 द अनदर बाइस फैक्टर ओवर हेयर और इसको आपने यहाँ पे जब कंप्यूट किया तो आपके पास ये क्या आया था, हाइपोथेसिस आया था। अगेन द इक्वेशन वाज कि हमारे पास अगर वैल्यू जो सी है वो नेगेटिव नंबर आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे 0 और अगर पॉजिटिव नंबर आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे 1 और यहाँ पर अगर वो 0 आया तो तब भी हम उसको क्या कहेंगे 0। देन सिमिलर केस था हमारा एक्सॉर का। एक्सॉर के केस में भी हमने क्या किया, हमने x1 लिया x2 लिया और हमने इनको कंप्यूट किया। देन वी हैव x1 XOR x2 that was 0 1 1 0। इस केस में भी हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, यानी कि आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है इनमें से अगर कोई एक वैल्यू भी क्या आती है नेगेटिव आती है तो आपके पास जो आउटपुट क्या थी वो 1 बन जाती है। अगेन यू नीड 2 लाइंस टू सेपरेट दिस काइंड ऑफ गेट। तो यहाँ पे भी आपने क्या किया, आपने x0 प्रिपेयर किया, x1 किया, x2 किया, इसको आपने a1 a2 और इसको इसके साथ जोड़ दिया और इसको इसके साथ जोड़ दिया। देन यू हैव a0 और ये आपके पास हाइपोथेसिस बन गया। इसको भी हमने ऐसे ही कंप्यूट किया था। अगेन द मैटर वाज अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो 0 और अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो 1। ये एग्जांपल्स हमने कंप्यूट की थी। मैं चाहूँगा कि आप इन तमाम एग्जांपल्स को रिवाइज करें, इनको कंप्यूट करें। जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है वो आता है कॉस्ट फंक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो आज का एक्चुअली टॉपिक है। कॉस्ट फंक्शन में हम क्या करते हैं, कॉस्ट फंक्शन में हम एक्चुअली एरर कैलकुलेट करते हैं कि सिस्टम में क्या एरर आ रहा है। अभी तो हमने उसको ट्रांसफॉर्म करके हमने ये कह दिया कि अगर वैल्यू 0 आ रही है तो उसको 1 कर दें, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको 0 कर दें और अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो उसको 1 कर दें। लेकिन कॉस्ट फंक्शन में क्या करेंगे, कॉस्ट फंक्शन में क्या करेंगे कि कॉस्ट फंक्शन में हम वैल्यूज को एवेल्युएट करेंगे। स्टूडेंट्स काइंडली आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको होल्ड करके रखें, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। तब तक के लिए मुझे इसको कंप्यूट करने दें। सो फॉर दैट रीज़न हमारे पास एक कॉस्ट फंक्शन है। कॉस्ट फंक्शन में मैं आपको बता दूं कि किस चीज़ का क्या मतलब है, फिर मैं इसके ऊपर आपको एक कंप्यूटेशन भी परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ये वो हाइपोथेसिस है जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जब हम वैल्यूज कंप्यूट कर रहे होते हैं। जाहिर बात है इसमें एरर आने के चांसेस हैं। दिस इज एक्चुअली योर वाई, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट कंप्यूटेशन।
जब हम किसी भी डाटा को ट्रेन करते हैं तो आपको याद होगा हमने उसके साथ क्लास असाइन की हुई होती है, तो यहाँ पे y है उसकी एक्चुअल क्लास है। हाइपोथेसिस क्या आएगा? हाइपोथेसिस हमारे पास हमारी एल्गोरिदम की कंप्यूटेशन आएगी। अब इसमें जाहिर बात है अगर एरर आता है तो आप क्या करेंगे, हाइपोथेसिस और जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उसका क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ये हमारे पास हाइपोथेसिस है और ये हमारे पास एक्चुअल आउटपुट है। इन दोनों के दरमियान आप डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद आप तमाम जो उसके इंस्टेंसेस हैं उनके डिफरेंस निकालेंगे। अब यहाँ पे जो इंस्टेंस है उसको आप क्या ले रहे हैं, ये m आपके पास एक्चुअली इंस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव और गेट, और गेट में हमारे पास इनपुट कितनी है, 2 है। तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ इंस्टेंस कितने बनते थे, हमारे पास नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 4 बनते थे। अभी हमने कंप्यूट करके देखा है 0 1 0 1 0 0 1 1। पहला इंस्टेंस है जिसमें दोनों 0 हैं, दूसरा इंस्टेंस है जिसमें एक 0 एक 1 है, तीसरा इंस्टेंस है जिसमें एक 1 है दूसरा 0 है, और चौथा इंस्टेंस है जिसमें दोनों 1 1 आ रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास जो m की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी कि हमने 0 0 की इनपुट का डिफरेंस निकालना है एक्चुअल उसके साथ, एक्चुअल जो इसकी आउटपुट है। हमने 0 1 की आउट जो हाइपोथेसिस आएगा उसका डिफरेंस निकालना है हमने उसकी एक्चुअल वैल्यू के साथ। हमने 1 0 का जो हाइपोथेसिस का आंसर आएगा उसको हमने कंप्यूट करना है विद द एक्चुअल आउटपुट। 1 1 को हमने कंप्यूट करना है। जब इन तमाम के आंसर्स हमारे पास आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, उसको सम करेंगे, सम करेंगे और डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय, डिवाइड करेंगे 2m से। 2m का मतलब ये है ट्वाइस द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। तो यहाँ पे हमारे पास m इक्वल टू 4 है। इसका मतलब ये है कि चाहे मैं और गेट की बात करूं, एंड गेट की बात करूं, एक्सॉर की बात करूं, एक्सनॉर की बात करूं, तो मेरे पास m की वैल्यू 4 रहेगी अगर मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं, जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो अगर 2 हैं। अगर नंबर ऑफ इनपुट्स 3 हो जाएंगी इन गेट्स के लिए तो तब मेरे पास जो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं वो 8 हो जाएंगे, 2⁻3। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास क्या आता है, कॉस्ट फंक्शन आता है। ठीक है जी। जब हम कॉस्ट फंक्शन निकालते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी लर्निंग को बेहतर करना है कि आने वाली वैल्यू क्या हो वो बेहतर हो, ताकि हमारा जो एरर है वो कम से कम हो। तो यहाँ पे हम इनपुट को तो चेंज नहीं कर सकते, जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है दैट इज़ थीटा। तो अब हम ये देखते हैं कि थीटा को आप एक्चुअली किस तरह कंप्यूट कर सकते हैं, थीटा किस तरह चेंज होता है, थीटा की बेसिस पे हमारी जो इनपुट है वो किस तरह वेरी करती है। थीटा के लिए हमारे पास जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ ग्रेडियंट डिसेंट। ये हमारे पास एक एल्गोरिथम है, इसकी डेरिवेशन की तरफ हम नहीं जा रहे, हम इसकी डायरेक्ट जो वेरिएंट है जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद निकला हुआ है हम उसको डिस्कस करते हैं कि उसमें डिफरेंट फैक्टर्स किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे अगेन क्या चीज आ गई है, हाइपोथेसिस आ गया। इस हाइपोथेसिस के बाद ये हमारे पास एक्चुअल आउटपुट आ गई। ये हमारे पास क्या है, लर्निंग रेट है। ठीक है जी। ये हमारे पास थीटा है, या इन अदर वर्ड्स इसको हम वेट कह सकते हैं जिसको आपने चेंज करना है, एंड दिस वन इज अगेन द थीटा। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक्स ऑफ जे और दूसरी साइड पे एक्स ऑफ जे नजर आ रहा है। अगर आपको प्रोग्रामिंग में याद हो हम अक्सर लिखते थे x इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि जो प्रीवियस x की वैल्यू थी उसमें आप एक इंक्रीमेंट करते थे। इसी तरह आप थीटा की जो वैल्यू आपके पास आ रही है उसमें से आप एक वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। वो माइनस जो करेंगे वो वैल्यू कैलकुलेट किन बेसिस पे होगी, इनको हम जरा देख लेते हैं इन चीजों को। अब मैं आपके सामने एक डमी वैल्यू ले रहा हूं और डमी वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में डाल के मैं आपको बताता हूं कि हमने इसको किस तरह किया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास थीटा की जो वैल्यू थी वो 0.5 थी। ठीक है जी, ये मेरे पास थीटा जे आ गया। फिर दूसरी चीज हमारे पास आती है लर्निंग रेट। लर्निंग रेट के ऊपर अभी डिस्कशन है, नेक्स्ट स्लाइड में आएगी कि लर्निंग रेट अगर हाई रखें या लो रखें उसके क्या फैक्टर्स हैं। लेकिन फॉर इंस्टेंस हम ये कहते हैं कि लर्निंग रेट मेरे पास 1 है, इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। देन हाइपोथेसिस की बात करें तो हमारे पास जो एक्चुअल इनपुट है वो 1 आनी चाहिए थी, लेकिन इनपुट हमारे पास 0.4 आ गई। ये हमारे पास 1 क्या हो गया, हाइपोथेसिस आ गया।
0.4 हमारे पास हाइपोथेसिस आ गया और 1 हमारे पास क्या आ गया, वाई आ गया। ठीक है जी, तो हमने ये दो चीजें भी कर ली। अब ये जो आपको ऊपर आई नजर आ रहा है ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेयर को। और ये आपके पास एक एक्स ऑफ जे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो थीटा जे था, तो थीटा जे किसी ना किसी एक्स से कनेक्टेड था, तो उसको हमने क्या कह दिया, एक्स ऑफ जे। यानी कि जो इनपुट उस लाइन के साथ कनेक्टेड है उसकी बेसिस पे आप क्या करेंगे, आप इसको इंप्रूव करेंगे। अब मैं ये कह देता हूं कि एक्स ऑफ जे भी मेरे पास क्या था, 1 था। तो आप इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0.5 माइनस 1 इंटू। अब आपने क्या करना है, उस इनपुट का इस्तेमाल जितनी भी वैल्यूज में होता है वो सारी की सारी इंक्लूड होंगी। यानी कि आपके पास जिस तरह भी हमने पीछे देखा कि एक्स ऑफ 1 में भी यूज हो रहा था, एक्स ऑफ 2 में भी यूज हो रहा था, वो सारी वैल्यूज यहां पर आ जाएंगी आपकी। ठीक है जी, वो सारी की सारी वैल्यूज आएंगी, लेकिन इस साइड पे हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, तमाम इनपुट्स आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे उसकी, लेकिन जो एक्स आप इंक्लूड करेंगे, आप एक्स सिर्फ उस वैल्यू का इंक्लूड करेंगे जिसके साथ वो थीटा अटैच है। मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ कि जी एक का मेरे पास आंसर डिफरेंस आ जाता है 3, दूसरे का आ जाता है 2, तीसरे का आ जाता है 0.7, चौथे का डिफरेंस जो हमारा निकलता है दैट इज 0.5। ठीक है, अब ये मेरे पास डिफरेंट डिफरेंसेस आए हैं, यानी कि मैंने हाइपोथेसिस और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस कैलकुलेट किया। और मैं ये कहता हूँ तब जो एक वैल्यू मेरे पास थी इनपुट, वो 1 थी। अब इसको कंप्यूट करने के बाद जो नई वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो थीटा की नई वैल्यू होगी। वो आप उसको असाइन करेंगे, अपने वेट्स को अपडेट करेंगे, वेट्स को अपडेट करने के बाद आप दोबारा कैलकुलेशन करेंगे, दोबारा कैलकुलेशन करके आपके पास फिर थीटा का कॉस्ट फंक्शन आप निकालेंगे, सिस्टम का कॉस्ट फंक्शन निकालेंगे। अगर फिर आपके पास जो एरर है वो आपके गिवन थ्रेशोल्ड के करीब पहुंच गया है या आपकी उस वैल्यू को सेटिस्फाई कर गया है, तो आप उसको स्टॉप कर देंगे। अदरवाइज ये प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यूसली चलना शुरू हो जाएगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका जो थ्रेशोल्ड जो आपने डिफाइन किया है वो अचीव नहीं हो जाता। तो इस इक्वेशन में बहुत ज़्यादा याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है। आपने ग्रेडियंट डिसेंट का नाम याद कर लिया है, दैट इज़ इनफ फॉर यू। और आपको थोड़ा सा इस इक्वेशन में ये देखना है कि अल्फा आ रहा है, और अल्फा के अलावा अगर हम देखें तो कॉस्ट फंक्शन ही आपको दूसरी साइड पे नजर आ रहा है। अब हम अल्फा की बात करते हैं कि अल्फा आप किस तरह चूज करते हैं, या अल्फा किन बेसिस के ऊपर चूज किया जाता है। हमारे पास जो अल्फा है यानी कि लर्निंग रेट, अगर आप उसकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा स्मॉल लेंगे तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो कंप्यूटेशन है वो बहुत ज़्यादा स्लोली क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आप एक ही वैल्यू लार्ज ले लेंगे तो वो क्या होगा, ओवरशूट कर जाएगा। कभी उसकी वैल्यू इधर आएगी, कभी इधर आएगी, कभी इधर आएगी, कभी इधर आएगी, कभी इधर आएगी। इट मीन्स कि आप उसके बारे में कंप्यूटेशन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं इन एक्सपेरिमेंट्स, हम ये करते हैं कि हम टेस्ट रन करते हैं कुछ इनपुट्स, वहाँ पे हम लर्निंग रेट को डिफाइन करते हैं कि किस तरह उसने चलना है। अगर हमारे पास सैंपल के अंदर वैल्यूज अप्रोप्रिएट आ रही हों तो हम उस लिहाज से लर्निंग रेट को डिफाइन करते हैं, और फिर हमारी टोटल सैंपल के ऊपर, टोटल जो हमारे डेटा सेट है उसके ऊपर कंपटीशन परफॉर्म होती है। लेकिन इनिशियली हम नंबर ऑफ टेस्ट रन्स करते हैं। टेस्ट रन्स करने के बाद हम देखते हैं कि कहाँ पे इसकी लर्निंग जो है वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, या ओवरशूट कर रही है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है वो ये किया जाता है, जो हम वेट्स की वैल्यू या लर्निंग रेट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो प्री ट्रेंड वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं ना डीप लर्निंग। जो प्री ट्रेंड हमारे पास वेट्स हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं और अपने नए वेट्स हम प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक डेटा सेट ट्रेन करना है फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप अपने वेट्स खुद ब खुद बनाएं और उनको आप स्क्रैच से डेवलप करें जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और लर्निंग रेट भी आप अपनी मर्जी से रख लें। या दूसरा तरीका कार आपके पास क्या है कि आप कोई एग्जिस्टिंग ट्रेन सेट के वेट्स लें और अपने सेट के साथ उनको क्या करें, ट्रेन करना शुरू करें। तो उससे क्या होगा कि आपकी ट्रेनिंग ज़रा सी बेहतर भी हो जाएगी और लर्निंग रेट भी आपका जो सा वो बड़ा अप्रोप्रिएट रहेगा, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारा जो है वो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अब मैं आप सबकी क्यूरीज लूंगा कि आपको जिस भी स्लाइड में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे। जी स्टूडेंट्स।
जी 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 जी, मैं उसको ओपन कर लूँ? अच्छा, उसकी नहीं लगी, चले हम उसको यहाँ पे दोबारा करके देख लेते हैं। नो इशू, नो इशू। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसकी डिफरेंट वैल्यूज को ले लेते हैं। सो लेट मी चेक दैट। सो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज -30, ठीक है जी। और इसको मैं ज़रा बेहतर तरीके से बना लूँ ताकि लिखने के लिए जगह मेरे लिए अवेलेबल हो, इफ़ यू ऑल डोंट माइंड। सो मैं स्पेस को ज़रा यूटिलाइज करता हूँ। दिस इज x1 x2, गलत लिख बैठे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने x0 ले लिया, x1 ले लिया, x2 ले लिया, इधर हमने a1 ले लिया, a2 ले लिया, a0 ले लिया। एक लाइन इधर आ रही है, एक लाइन इधर आ रही है, इसी तरह एक लाइन इधर आ रही है, एक इधर आ रही है, एक इधर आ रही है, और एक हमारे पास इधर आ रही है। अब हम इनके ऊपर वैल्यूज लिखते हैं। पहली वैल्यू हमारे पास आती है दैट इज -30। -30 के बाद हमारे पास इसको जो कनेक्ट हो रही है दैट इज 20, और ये 20। ठीक है जी। अब मैं एक डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, और जो मेरे इस एरिया को कनेक्ट हो रही है इसको मैं कह देता हूँ 10 -20 -20। ठीक है जी। अब इससे अगला वाला हिस्सा जो उनसे हम उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं, वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं जी -10 20 20, और ये मैं ये कह देता हूँ मेरे पास z है। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास a1 किस तरह कैलकुलेट होगा, या a1 की क्या इक्वेशन है, क्योंकि वहां पे आप बाकी वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम a1 की वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ a1 जो हमारे पास निकलेगा, a1 के साथ क्या कनेक्टेड है, x0 कनेक्टेड है और -30 आ रहा है। तो x0 हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या है, 1 है, a0 भी 1 है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये 22 यूनिट है। तो a1 हमारे पास निकलेगा -30 प्लस, अब a1 के साथ जो x1 कनेक्टेड है वहां पे 20 है, तो ये क्या हो जाएगा 20x1 प्लस 20x2। फिर हमने क्या कैलकुलेट करना है, a2 कैलकुलेट करना है। a2 के लिए क्या आएगा, 10 प्लस -20 x1 प्लस -20 x2। अब जब आप a1 और a2 कैलकुलेट कर चुके होंगे तो अब आपने z कैलकुलेट करना है। तो z के लिए क्या आएगा, -10 प्लस 20 a1 प्लस 20 a2। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। वो कंफ्यूजन से बचने के लिए आपने यहाँ पे ये देखना है कि जब आप a1 कैलकुलेट करें तो फार्मूला वही है कि नेगेटिव वैल्यू अगर आए तो उसको आपने क्या कह देना है कि ये 0 है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आए तो उसको आप क्या कहेंगे, 1 है।
यानी कि जो आप z को इनपुट दे रहे होंगे वो आइदर 0 होगी या 1 होगी, वो नहीं होगी जो नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं। इसका मतलब जैसे ही आपकी a1 a2 की वैल्यूज आती हैं, अगर वो नेगेटिव वैल्यूज आती हैं या 0 आता है तो आप उसको क्या करेंगे, 0 में कन्वर्ट कर लेंगे। और जब आपके पास वैल्यूज जो सी हैं वो पॉजिटिव वैल्यू आती हैं या 1 आता है तो उसको आप 1 में कन्वर्ट कर देंगे। फिर आप इसको कंप्यूट करेंगे तो जो आपका हाइपोथेसिस है वो एक्चुअली क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, XNOR गेट। सेम इज द केस विद XOR। और XOR में और इसमें इनपुट्स का कोई मसला नहीं है, जो चीज़ मुख्तलिफ है वो क्या है कि आपकी वेट की वैल्यूज चेंज होंगी, वो XOR वाले बिहेवियर पे आ जाएगा, वो वैसे उसको रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। जी कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सो एनी अदर क्वेश्चन? ग्रेडियंट क्या बता दूं? चले मैं इसको मैं अगेन क्या करता हूँ, सब स्लाइड से सारी चीज़ें ख़त्म कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, लेट्स से कि मैंने एक सिस्टम को ट्रेन करना था XOR पे और वो XNOR पे ट्रेन हो गया ड्यू टू देयर वेट्स, देयर थीटा वैल्यू। ठीक है जी। अब मुझे थीटा क्या चाहिए, थीटा को आपने अपडेट करना। ठीक है जी, थीटा को अपडेट करना है। थीटा को अपडेट करने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी, एक थीटा इट सेल्फ रिक्वायर होगा आपके पास। ठीक है जी, ये दोनों सेम है। एक लर्निंग रेट होगा, या आप डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं, 0.3 ले सकते हैं, 0.5 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। ये आपके साथ मैं इसकी अप्रोप्रिएट चूज करने की वैल्यूज आपके साथ शेयर कर दूंगा। देन आपके पास उस सिस्टम की जितने भी हाइपोथेसिस हैं, H1, H2, H3, H4, ये सारे आ जाएंगे। इसी तरह Y1, Y2, Y3, Y4 आ जाएगा। जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेरे पास जो हाइपोथेसिस है, अगर XOR के लिए कैलकुलेट हुआ तो H1 क्या आएगा मेरे पास 1, H2 क्या आएगा 0, H3 क्या आएगा 0, H4 क्या आएगा 0, H4 आएगा 1। और एक्चुअली आपको XOR में जो वैल्यूज रिक्वायर थी दैट वाज 0, 1, 1, 0। तो ये बिल्कुल उलट ट्रेन हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थीटा को अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद जो जो थीटा के साथ अटैचमेंट्स हैं जिन एक्स की, यानी कि अगर आप थीटा 1 को रिप्लेस कर रहे हैं तो 1 का मतलब ये कि x1 को आप इंक्लूड करेंगे। अच्छा, अगर थीटा 2 को आप अपडेट कर रहे हैं तो उस केस में आप x2 को यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आप थीटा 3 को अपडेट कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x3 लिखेंगे। तो x3 की जो भी वैल्यू थी उस इंस्टेंस पे, वो 0 थी, 1 थी या जो भी थी, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इसको इंस्टेंस बाय इंस्टेंस अपडेट करेंगे। ये जहन में रखिएगा, ये सिग्मा इस सारे के लिए है, सिग्मा इस सारे के लिए। तो वो तमाम वैल्यूज जो आपकी बार बार आएंगी वो यहाँ पे अपडेट होती जाएंगी कि जिसके साथ वो थीटा कनेक्टेड है। अल्टीमेटली आपके पास थीटा की वैल्यू अपडेट होके आएगी, जो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। हो सकता है इस सारे एरिया का आंसर माइनस में आ जाए, माइनस में आने के बाद आपकी लर्निंग रेट के साथ मल्टीप्लाई होके वो वैल्यू प्लस हो जाए, यानी कि थीटा में कुछ चीज़ ऐड होनी हो। ये भी मुमकिन है कि यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ जाए और थीटा में से कुछ आप वैल्यू क्या करें, एक्सट्रैक्ट कर दें। इससे क्या होगा, आपका थीटा चेंज हो जाएगा। आपको एक और मिसाल दे देता हूँ कि अगर हम एंड गेट के लिए कर रहे थे तो एंड गेट के लिए हमारे पास जो थीटा की वैल्यूज थी वो कुछ इस लिहाज से थी कि आपने जो उनसे एंड गेट के इस्तेमाल किया वो -30 किया था, 20 किया था, 20 किया था। और गेट के लिए आपने जो इस्तेमाल किया था वो आपने किया था 10। ठीक है जी, और -10 आ गया था, 20 एंड 20। तो आप यहाँ पे देखें जो चीज़ फैक्टर है जिस थीटा ने अपडेट होना है वो ये दो थीटाज हैं। तो अगर हम यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट का इस्तेमाल करेंगे
तो हमारा जो गेट एंड के लिए तैयार हुआ है वो उस थीटा की वैल्यू के अपडेट होने के बाद और की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स। So if it is done, then can I stop the recording? Yes. Okay. So I'm ending this session.